यस, क्लास 12 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखे गए सिल्वर वेडिंग के उपन्यास को हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके अध्ययन के पीछे यही उद्देश्य है कि आधुनिकता और जो हमारा पुराना जो सभ्यता और संस्कृति का जमाना है उनके बीच में एक मानसिक द्वंद्व का शिकार जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम दिया गया है यशोधर पंत, जिसे वाईडी के नाम से भी जाना गया है, वाईडी पंत। ये इस कथानक के प्रमुख पात्र हैं और ये जिस ऑफिस में कार्यरत है उस ऑफिस में इनके ही जो सानिध्य में या इनके अंडर में रहते हुए इनके कुछ मातहत यानी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनमें कई ऐसे भी हैं जो बड़े कम उम्र के हैं और वो जो है वो जो यशोधर पंत के पुराने परंपरागत व्यवहार से बहुत परेशान रहते हैं और किसी न किसी रूप में वो उनकी इस प्राचीन परंपरागत व्यवहार को अपने आधुनिकता के समक्ष जो है झुकाना चाहते हैं। उसमें जिस बंदे का नाम आता है वो है वहीं कार्यरत एक चड्डा नाम का जो सरनेम है, उसका उपनाम है, वो व्यक्ति है जो यशोधर पंत से इस तरह का थोड़ा शीत युद्ध यानी विचारों का एक युद्ध रखता है। ठीक है, जैसे ही पता चलता है कि यशोधर पंत से कि उन्होंने बताया कि आपकी शादी किस समय में हुई थी और पता चला कि 6 फरवरी 1947 को, तो वहीं के उनके कर्मचारी ने तुरंत पकड़ लिया जिसका नाम दिया गया है मैनन, और उन्होंने चहक करके उनको बहुत बहुत बधाई दी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है। सिल्वर वेडिंग का पता चलते ही जो वहां का कर्मचारी था चड्डा, उन्होंने तुरंत चपरासी को बुलाया, भाई भगवान दास इनसे जल्दी से नोट ले और सारे सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाय पानी का इंतजाम कर। तुरंत एनिवर्सरी की सेरेमनी सेलिब्रेट करने के ये यशोधर पंत खिलाफ थे, क्योंकि ये मानते थे कि ये तो हमारे गोरे लोगों के चौचले हैं, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे परंपराओं में इन चीजों का कोई मायना नहीं है। लेकिन इस चीज को वो somehow improper, ये उनका तकिया कलाम है, यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कमी है, ये पूरी चीज प्रॉपर नहीं है, यानी ये पूरी चीज परंपरागत तरीकों पर ढलती नहीं है, इसलिए मुझे इसमें कुछ तकलीफ सी मालूम होती है। किसी न किसी रूप से उस बंदे ने यशोधर पंत से पैसे निकलवा लिए और पैसे निकलवा करके वहां चाय पानी का इंतजाम किया, लेकिन यशोधर पंत वहां रुके नहीं, क्योंकि वो किशनदास से बहुत प्रेरित थे और उनका ही अनुकरण करना चाहते थे। वो ये मानते थे कि किशनदास के सानिध्य में रहते हुए, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो उन्हें जीवन की चरम ऊंचाइयों पर ले गया है। अब जीवन के अगले पड़ाव पर आने के बाद, यानी उनको लगने लगा कि अब उनकी जितनी उम्र हो गई है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति होने के नाते उनको जो है, अब जब वो अपने ऑफिस से निकलते थे तो उनका एक नियम बन गया था, बिड़ला मंदिर जाते थे और बिड़ला मंदिर के उसी उद्यान में बैठ करके वहां ईश्वर के प्रवचन सुना करते थे, उसी में ध्यान लगाने की नई रीत अपनाने लगे। ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को अखरती थी, क्योंकि उनकी पत्नी और उनके परिवार के जो बच्चे थे, यानी उनके खुद के जो बच्चे थे, वो आधुनिकता के रंग में रंगे हुए थे। तो सोचिए कि एक अकेला बंदा परंपरागत नियम कायदे कानून आचरण व्यवहार को मानता हो और बाकी परिवार के अन्य सदस्य आधुनिकता के रंग में रंगे हुए हों, तो वहां का तालमेल बैठना बहुत ही मुश्किल लगता है। बब्बा, आप कोई बुढ़े थोड़ी हो जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते थे वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते थे, क्योंकि वो सिद्धांत के धनी कौन थे? किशनदा के अनुसार उनकी यही निशानी है। बिड़ला मंदिर से उठ करके यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते। भाई चलना फिरना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। घर के लिए साग सब्जी खरीदते, किसी से मिलना मिलाना हो तो वो रास्ते में ही कर लेते थे। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता था, लेकिन वो अपने घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा की 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। अहाता यानी उस तरह की चार दीवारी की ओर उनकी नजर गई, जिस चार दीवारी में किशनदा, जो उनके बहुत बड़े मेंटेनर भी थे, गाइडर भी थे, जिनके मार्गदर्शन में रहते हुए यशोधर पंत को नौकरी भी मिली थी, उनके 3 बेडरूम वाला एक क्वार्टर था, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी
गुजरते हुए कभी DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता था। यानी जिस माहौल में वो पहले रहते थे, समय के अनुसार उस माहौल में धीरे धीरे क्या आ रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे परंपराओं से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़ करके यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रही हैं। अब सिंगल सिंगल क्वार्टर हुआ करते थे, अब वहां पे क्या हो रही है, वहां पे जो अलग अलग मल्टी फ्लैट्स से रिलेटेड एक बहुत अच्छी इमारत बन रही है। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वो लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ही जरूरी है। यानी गोल मार्केट से उनके जीवन की कई यादें जुड़ी हुई हैं और उस मार्केट से निकलते हुए वो अपनी यादों को ताजा करते थे। उन्हें एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, भंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। वे जैसे जैसे उनकी जॉब में, उनके ऑफिस में उनको प्रमोशन मिला, वैसे वैसे उनको क्वार्टर्स भी अवेलेबल होते, लेकिन ऐसी कॉलोनियों में इन क्वार्टर्स में रहने के बजाय वो अपने उसी गोल मार्केट में बने हुए उस क्वार्टर को छोड़ने से इनकार कर देते हैं, यानी वो वहीं रहना पसंद करते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टर्स में से अपने नाम पर एक अलॉट करवा लिया। पत्नी के ये पूछने पर कि ये भी जब टूट जाएगा तो क्या करोगे, तो उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, और कहा और उसी तरह मुस्कुरा दिए जिस तरह किशन रावी इस तरह का फिक्रा, फिक्रा यानी हल्का सा हंसी मजाक पूर्ण व्यंग्य कहकर मुस्कुरा जाते हैं। सच तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पे मतभेद होता था। मैंने आपको बताया कि ये परंपरागत रीति रिवाजों, नियम कायदों को मानने वाला बंदा था और इनकी पत्नी और बच्चे सारे आधुनिकता के रंग में रंगे हुए थे। तो कई बार ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे कर घर परिवार में उठ जाते थे जिनपे इन दोनों पक्षों में मतभेद आ जाते थे, और मतभेद की वजह से द्वंद्व यानी इनके आपस की जो खींचतान थी विचारों की, वो बढ़ जाती थी। इसीलिए यशोधर पंत घर जल्दी लौटना पसंद भी नहीं करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद भी कराते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, यानी एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी है, उस कंपनी में उस बच्चे को, बड़े वाले बेटे को नौकरी मिल गई। यद्यपि यानी यशोधर पंत के तो कोई और सपने थे, लेकिन फिर भी समहाउ पता नहीं कैसे यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। यानी यशोधर पंत ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे में इस तरह के कोई गट्स तो दिखाई दिए नहीं, साधारण सा लड़का और इस तरह की असाधारण वेतन देने वाली ये कंपनी, यानी उनको ये विचार भी समझ नहीं आया। वे कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचने पर मिला है। शुरू में 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ ना कुछ पेंच होगा, यानी सीधे सीधे कार्य करने वाले व्यक्ति को तो सीधी सीधी वेतन या आमदनी मिलती है। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ इलीगल कार्य करता है या गैर कानूनी कार्य करता है या कुछ ऐसा कार्य करता है जो नियमों से अलग हो, वहां उस व्यक्ति को अगर इस तरह की सैलरी दी जाती है ज्यादा, तो कुछ गलत नहीं है। ये तो था बड़ा बेटा जो विज्ञापन कंपनी में कार्य करता था। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा था। यशोधर बाबू के लिए समझ सकना असंभव था कि जब वो पिछले साल ही अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आया था, उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों किया। ये लो जी, उसका IAS का मकसद है, यानी अच्छी खासी नौकरी आ रही थी, उसको लात मारी, IAS दोबारा देना है। और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उसकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली गई, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए भी स्वयं अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही थी। यानी 4 बच्चे, पहला विज्ञापन कंपनी में लगा हुआ, दूसरा IAS की तैयारी में, अच्छी खासी नौकरी आई हुई थी अलाइड सर्विसेज की सूची में, हालांकि नाम बहुत नीचे की तरफ था, लेकिन ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। तीसरा बेटा अमेरिका चला गया, और चौथी जो बेटी थी जिसने कई विवाह के लिए जो वर दिए गए थे, वरों का चुनाव करना था, सभी को अस्वीकार कर दिया, और जब प्रेशर दिया गया तो अमेरिका जाकर के डॉक्टरी करने की धमकी देती है।
यशोधर बाबू जहां अपने बच्चों की इस तरक्की से खुश तो होते ही हैं, वहां लेकिन समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि पता नहीं कैसे वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन बढ़ा दे। इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर रेखांकित कीजिएगा जब आपके प्रश्न बनेंगे गद्यांश में से कि यहाँ पर खुशहाली, ऐसी खुशहाली भी किस मायने की जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों के द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं थी। एनीवे, जनरेशन में गैप तो होता ही है, ये तो सुना ही था। ऐसा कहकर वह स्वयं को दिलासा देते हैं, यानी एक पिता के रूप में वो इन सारी चीजों को भी न चाहते हुए भी स्वीकार करते चलते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं है, यानी जिस घर परिवार से वो आई है और जिस घर परिवार में बहू बनकर जिसने अपना सारा जीवन का समय निकाला है, वहां वो किसी रूप में आधुनिक नहीं है। तथापि बच्चों की तरफदारी करने पर भी मात्र सुलभ मजबूरी उन्हें थोड़ा मॉड बना देती है, यानी थोड़ा सा वो अपने अंदर मॉडर्न बनने की कोशिश करती है। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी साथ में रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई भी कुछ कहता नहीं था। यशोधर बाबू की पत्नी को ये शिकायत थी कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी भी नहीं लिया। ये खुन्नस थी। देखो, पत्नी को हमेशा अपने पति से ये शिकायत थी कि जब भी जॉइंट फैमिली में इन्होंने ब्याह करके लाए थे, तब तब उन्होंने मेरे विषय में कभी ना तो मेरी बात सुनी, ना मेरे विषय में कभी ध्यान दिया, ना कभी मेरा पक्ष लिया। हमेशा जेठानियों की ही चलने दी, यानी जो मेरे से बड़ी थी उनकी ही चलती थी। उनका ये भी कहना था कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बहुत बुढ़िया थी। यानी घूंघट में रहना, कम बोलना, काम में लगे रहना, जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए गए। ऐसा कहती है वो घरवाली अपने बच्चों से, यानी खुद तो मतभेद रखती ही है, बच्चों के भी कान भर देती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपनी माँ से तो सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर वो यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारे ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, यानी जहां तक मेरे को अच्छी लगती हो तब तक मैं मानूंगी, वरना नहीं मानूंगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंक ढकोसला तो नहीं कर सकते, साफ बात है। यानी अगर मेरे बच्चे आपकी इन पुरानी बातों को नहीं मानते हैं तो नहीं मानेंगे, आपके कहने से फालतू के ढोंग रचाने में हम विश्वास नहीं करते। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं का सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शानियाल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे, इस तरह से कह करके अपने विद्रोह को मजाक के रूप में उड़ा देना चाहते हैं। यानी जब उनकी पत्नी जो है आधुनिकता के रंग में रंगी हुई उनके सामने आती है, तो वो ये इस तरह के जो कमेंट है, वो उस तरह के जो व्यंग्य हैं वो कर देते हैं। भाई शानियाल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, जीना आपको पता है बहुत कड़क वाले कपड़े वाले जो सूट बनते हैं, तो कह दिया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे। भाई इतनी बूढ़ी तो तुम हो चुकी हो, फिर भी चेहरे पे इस तरह के मुहासे आ रही हैं, यानी जवानी फूट रही है। लोग करे तमाशे और ये देख देख कर लोगों को बातें करने का मौका मिल रहा है, इस तरह से वो मजाक में उड़ा दिया करते थे। अनदेखा करना चाहते थे, लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते थे कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। यानी अगर इस तरह से उनकी पत्नी आचरण और व्यवहार करती है तो उसमें तमाशा आस पड़ोस के लोग तो बना रहे हैं, लेकिन इसमें मजाक तो उनका भी बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था, उनके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी अपने आप से पूछने लगे, यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी जाती है। यानी जिस तरह से किशनदा ने अपने घर के अंदर छात्रावास के रूप में रहने वाले उन बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनको अच्छा गाइडेंस दिया, उनका मार्गदर्शन किया और अविवाहित रह करके ये सारा कार्य किया, तो ये जो यशोधर पंत है ये भी सोचते हैं कि यार किशनदा की लाइफ कितनी अच्छी थी, काश मैं भी उनकी तरह रह करके इस तरह का जीवन जी पाता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बालजती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। सही है ना कि भाई जीवन में जवानी तो आपने अविवाहित रूप में निकाल ली, लेकिन बुढ़ापे के समय किसी न किसी का सहारा तो होना जरूरी है। उसके तमाम साथियों ने
हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ले ली, मकान बनवा लिए, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उससे क्वार्टर खाली करवाने के लिए कहा, तब तो हद ही हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से किसी ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। देखिए, सब अपना काम निकलवा लेते हैं और सहारा देने का समय आता है जब पीछे कदम कर लेते हैं। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रह रहे थे, फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी बाद में किशनदा क्या हुआ, किसी ने अपने साथ रखने के लिए रजामंदी नहीं दिखाई, तो वो राजेंद्र नगर में अपने किराए का क्वार्टर लेकर रहने लगे। फिर जीवन के अंत समय में गांव चले गए और लगभग 1 साल में उनकी डेथ हो गई। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात तो ये थी कि उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता चला गया। और जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तो यशोधर बाबू को यही जवाब मिला, जो हुआ होगा, यानी कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था। आपको पता है कि मनुष्य की सभी बीमारियों का कारण, उसकी सारी रोगों की जड़ होती है अकेलापन। जो व्यक्ति अकेला है, मान कर चलो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी खुराफाती विचार चल रहे होते हैं जो उसे अंदर ही अंदर कुरेदते जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ होगा किशनदा के साथ। तो उम्मीद करती हूँ बेटा, अभी तक जो आपको ये पाठ पढ़ाया गया है अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे का जो भी कथानक है उसके विषय में हम अपनी कल की कक्षा में जानकारी हासिल करेंगे। कल इसी समय पर आप सभी अपनी सहभागिता निभाएं, ऐसी उम्मीद भी है और पूरा विश्वास जताती हूँ, ताकि समय रहते हमारा ये कार्य जो है पाठ्यक्रम के तौर पे पूर्ण हो सके और हम इसकी पूरी तरह से जो लर्निंग वर्क है वो भी साथ में करते चले। जहां आपको कहा जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पंक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जरूर अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं।